नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोहर नगरी जमशेदपुर को आज बहुत बड़ी सौगात मिली। इंडिया वन एयर विमान ने सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर से कोलकाता एयरपोर्ट के लिए 9 यात्रियों को लेकर उड़ान भरी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली और जमशेदपुर से ऑनलाइन जुड़े। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान सेवा का ऑनलाइन उद्घाटन किया। पहली विमान सेवा में सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर से इंडिया वन एयर के विमान में 9 यात्री सवार थे, जिन्होंने कोलकाता के लिए उड़ान भरी। जो एयरपोर्ट की जो संख्या है बहुत बेहतर है। यातायात के क्षेत्र में एक नई पहल जमशेदपुर से किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि कभी कभी हम लोगों की मुलाकात होती रही है और इस संदर्भ में कुछ चलते चलते बात हुई है। आज उस चलते चलते बातों को हम लोग हकीकत में बदलते देख रहे हैं। मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी ऑनलाइन जमशेदपुर से इंडिया वन एयर 9 सीटर विमान का उद्घाटन किया। मैं इस वक्त जमशेदपुर एयरपोर्ट पर हूं। आप देखें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर इस विमान का उद्घाटन किया है। अब से कुछ देर के बाद यानी आधे घंटे के अंदर ही ये विमान जमशेदपुर से कोलकाता पहुंचेगी। यह पहला विमान है यहाँ से जो यात्रियों को लेकर के यहाँ से रेगुलर अब रवाना होगी। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरों में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर यानी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े और यहाँ पे ऑनलाइन सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुड़ करके इस विमान का उद्घाटन किया। आप तस्वीर में देखें, विमान चालू हो चुका है, रनवे पर खड़ी है। विमान धीरे धीरे रनवे पर चलना शुरू हुआ है। 9 यात्री इस विमान में बैठे हैं और इंडिया वन एयर इस विमान का नाम है और 9 यात्री को लेकर के यह विमान कोलकाता पहुंचेगी। रनवे पर विमान धीरे धीरे सरकता हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के बीच आज जमशेदपुर जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का खतियान राज्यपाल की ओर से खारिज करने की खबर मीडिया से मिली है। वे भी जानने को उत्सुक हैं उन्होंने क्या लिखकर भेजा है। राज्य में स्थानीय को नौकरी देना, कई राज्यों ने इस नीति को अपनाया है। हमारे राज्य का जो विषय है, क्योंकि मैं यहाँ इस दौरे की इस यात्रा में निकला ही था, मैं रास्ते में मुझे खबर चली कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है, अखबारों के माध्यम से जानकारी आई और मैं भी उत्सुक हूँ कि उसमें क्या उन्होंने आपत्ति जताई है, उसको जरूर हम देखकर ही आपको कुछ ज्यादा विस्तृत रूप से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको लागू कर पाएंगे कि नहीं आप? लेकिन राज्य में लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देना, मुझे लगता है ऐसे कानून तो कई राज्यों ने बनाए। जमशेदपुर में जुगसलाई ओवरब्रिज के उद्घाटन के दौरान अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सीएम ने सड़क किनारे खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। 2019 में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था और आज इसका उद्घाटन किया गया। करीब 45 करोड़ की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। पुल की लंबाई 850 मीटर है जबकि चौड़ाई 7 मीटर और जहां पर ओवरब्रिज घुमावदार है वहां की चौड़ाई 9 मीटर है।
सरायकेला के बाद सीएम की खतियानी जोहार यात्रा आज जमशेदपुर में है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में सीएम खतियानी जोहार यात्रा के तहत आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। कल सीएम ने खतियानी बिल वापस किए जाने को लेकर राज्यपाल के साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा था, जिसके बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई है। राज्य में राज्य सरकार जो चाहेगी वही होगा, राज्यपाल के चाहने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, सरकार को बयानबाजी से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करके दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल, सभी के पास अपनी अपनी संवैधानिक शक्तियां हैं और कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। धमकी देना और ये कहना कि भाजपा के इशारे पर करते हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। तो मैं यही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान के आलोक में काम कीजिए, जनहित में काम कीजिए, राज्य हित में काम कीजिए, तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। इधर उधर समय बर्बाद करने के बजाय ये सब काम कीजिए ना। आप लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। भाषण से जनता को लाभ नहीं मिलने जा रहा है, काम से लाभ मिलेगा। झारखंड में 1932 से खतियान पर आधारित स्थानीय नीति को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। इस बीच बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी 1932 खतियान के विरोध में नहीं है। राज्य सरकार को स्थानीय नीति का निर्धारण राज्य के अंदर ही खुद से करना चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन दूसरे कंधे पर बंदूक रखने का काम कर रही है। उन्होंने सीएम पर जनता को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। वहीं ये भी चुनौती दी कि वे इस्तीफा दें और हम करके दिखा देंगे कि कैसे स्थानीय नीति बनती है। 1932 को लेकर बाबूलाल मरांडी से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में एक बार फिर से स्थानीय नीति को लेकर असमंजस की स्थिति है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, आपके समय से लेकर अब तक की बात करें तो झारखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु में 1932 का खतियान रहा है। आपने भी लाया था, हेमंत जी भी लाए हैं। इसमें सबसे पहले इस दोनों में अंतर आपको क्या दिखता है? देखिए, दोनों में अंतर है। पहली बात तो जब अलग राज्य बना था और हमने लाया था उसमें 1932 कहीं उल्लेख नहीं था। फिर उसको देखा गया, फिर उसमें लिखा हुआ था पिछले सर्वे राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स में या बस्कित पर्ची में जिसके पूर्वज का नाम दर्ज हो उनको स्थानीय माना जाएगा और 3rd और 4th ग्रेड की नियुक्ति में उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर विरोध है बीजेपी को तो क्या बीजेपी 1932 नहीं चाहती है? स्पष्ट कह दे कि हमको नहीं चाहिए। बार बार कहा कि बीजेपी को कहाँ विरोध है। हमने तो नहीं कहा कि विरोध हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं विरोध। हम लोग इतना ही कह रहे हैं कि भाई आप दूसरों के कंधे पर बंदूक क्यों रख रहे हो। राज्य सरकार को अधिकार है स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का राज्य के लिए। राज्य सरकार यहीं मिल बैठ करके बनावे, क्या दिक्कत है। हेमंत सोरेन को इसका जवाब देनी पड़ेगी उनको। याद करिए 2013 में जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम हुआ करते थे, ठीक है ना। 1932 को लेकर के उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया था ना। उसके बाद उन्होंने सरकार बनाई, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में फिर सरकार बनी, कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनी, राजद के साथ मिलकर के सरकार बनी, यानी यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, केंद्र में यूपीए गठबंधन की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी सारे लोगों ने 18 महीना तक सरकार चलाई। उस समय इनको 9th शेड्यूल में डालने की क्यों याद नहीं आई। राजनीति करते हैं, क्या समझते हैं कि झारखंड की जनता सब बेवकूफ है। इतना तो समझदार है भाई। बताओ इसके जवाब क्या है आपके पास। आप दूसरे के कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाना चाहते हैं। आप राजनीति करते, झारखंड के बच्चों को सड़कों पर आपने छोड़ा हुआ है।
झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में जबरन कानून थोपने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया है। उन्होंने खतियान आधारित स्थानीय नीति के लिए एक बार फिर से आंदोलन पर जोर दिया। साथ ही अलग राज्य के निर्माण की तरह 1932 का खतियान भी संघर्ष के दम पर पाने का दावा किया। हम लोग संदेश देंगे भारत के बीच में, हम उपनिवेश नहीं चाहते। हम जहाँ पर खेत खलियान अपने से हमारा पूर्वजों ने बनाया है, उसमें हम एक स्वतंत्र रूप से सामाजिक व्यवस्था, हमारा धार्मिक का स्थल, हमारा विकास का रीढ़, हम यहाँ का एक पहचान बना के हमारा पूर्वजों ने इतिहास रच के किया है, उसी हिसाब से हम यहाँ स्थानीय नीति का आधार बनाने का मेरा मांग है और ये संघर्ष आगे भी जाएगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 7 फरवरी को नामांकन की अंतिम तिथि है, जबकि 8 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 10 फरवरी को नामांकन वापस देने की अंतिम तिथि है। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। एसपी ने बताया कि कुल 6 जगहों पर जांच के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इस चुनाव में कुल 405 बूथों पर 3,34,167 मतदाता वोट डालेंगे। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि रामगढ़ यूपीए गठबंधन की सीट है, जहां की विधायक रही ममता देवी को साजिश के तहत फंसाकर उनकी सदस्यता को रद्द कराया गया है। उन्होंने दावा किया कि यूपीए गठबंधन उपचुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। रामगढ़ विधानसभा यूपीए गठबंधन का सीट था और यूपीए गठबंधन का सीट रहेगा। वहाँ का जो विधायक थी माननीय ममता देवी जी, हमारे बहुत आंदोलनकारी महिला थी, उनको एक साजिश के साथ फंसाया गया और उनको सजा करके उसका मेंबरशिप को ख़त्म कराया गया है। और ये जनता की अदालत में हम लोग जाएंगे और यूपीए गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज से ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज से नामांकन की प्रक्रिया चालू हो रही है। नामांकन की प्रक्रिया 7 तारीख तक होगी। स्क्रूटनी 8 तारीख को प्रस्तावित है और नाम वापसी 10 फरवरी तक लिया जा सकता है। उसके बाद 27 फरवरी को, जैसे आप सभी जानते हैं, इसका मतदान किया जाएगा। 2 तारीख को मतगणना शेड्यूल्ड है। 405 रामगढ़ उपचुनाव के लिए हमारे सारे बूथ हैं, जिसमें 10 क्लस्टर की स्थापना करी गई है। टोटल अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6 चेकनाके कार्यरत हैं, जिसमें 24 घंटे चेकिंग की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में चेकनाकों को और बढ़ाया जाएगा और आने वाले दिनों में रामगढ़ जिले के सभी बॉर्डर्स भी सील कर दिए जाएंगे। उसके लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल की मांग की गई है, जो आने वाले दिनों में हम लोग को मिल भी जाएगा। साथ ही साथ टोटल 3 एफएसटी और 3 एसएसटी जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बनाई गई है, उसमें एक पुलिस ऑफिसर्स की टैगिंग की गई है और साथ में गार्ड्स भी दिए गए हैं। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पत्थर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कालू बथान ओपी क्षेत्र के मंदिर के समीप एक व्यक्ति का शव पाया गया। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान पत्थर व्यवसायी अशोक गोप के रूप में की गई है। पत्थर व्यवसायी को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। देवघर में नगर थाना पुलिस ने मटका लॉटरी के संचालन और अवैध हथियार लहराने, रंगदारी मांगने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बस स्टैंड के पास से सभी की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से एक देसी लोडेड पिस्टल बरामद किया गया, जिस पर मेड इन इटली लिखा हुआ है। वहीं खोखा भी जब्त किया गया है। सभी आरोपी छोटू श्रृंगारी गिरोह के सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई के साथ ही मटका गेसिंग का गोरख धंधा चलाने और रंगदारी वसूलने को लेकर ये सभी मौके पर जुटे थे।
लक्ष्मी मार्केट से छोटू श्रृंगारी ग्रुप के 4 लड़के हैं जिनको हथियार के साथ बरामद किया गया है। इनके पास से एक देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल जब्त किया गया है और चारों के अगेंस्ट में नगर थाना कांड संख्या 42/2023 सेक्शन है 386, 420, 34 और आर्म्स एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है और चारों को न्यायिक हिरासत में आज भेजा जा रहा है। बसंत के महीने में झारखंड राज्य भवन का उद्यान आम लोगों के लिए 31 जनवरी से खोल दिया गया है। राजभवन के खूबसूरत फूलों का दीदार पर्यटक 7 फरवरी तक कर सकेंगे। बसंत के महीने में इन सभी उद्यानों की खूबसूरती अपने परवान पर रहती है। पहले दिन कई स्कूलों के बच्चे राजभवन पहुंचे। राजभवन के उद्यान में इन बच्चों की मस्ती देखते ही बन रही थी। वहीं कुछ लोग तस्वीरें खींचने और सेल्फी में व्यस्त नजर आए। राजभवन के उद्यान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बसंत का मौसम आ चुका है। राजभवन के उद्यान भी आम लोगों के दीदार के लिए खुल चुके हैं। 31 जनवरी से 7 फरवरी तक ये उद्यान जो हैं आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। कई स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ उद्यान अधीक्षक हैं जो पूरे जानकारी देंगे आपको राजभवन के बारे में। संजोग से बता दें कि आज अब्दुल सलाम साहब जो कि राजभवन के उद्यान अधीक्षक हैं आज रिटायर हो रहे हैं, यानी उनके काम काज का आज आखिरी दिन है। सबसे पहले आप ही बताइए कि 1984 का राजभवन जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया था और आज का राजभवन कितना फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले जब आया था तो यहाँ पर गाय भैंस चरती थी, अब पूरे जंगलात थे, कहीं दिखाई नहीं देते हैं और आज तो हर जगह फ्लावर ही फ्लावर नजर आते हैं। ये पेंजी है, आस्टर है, फ्लॉक्स है, चेरीगोल्ड है, सपोनेरिया है, गजेनिया है, डॉग फ्लावर है, लाइनेरिया है, लाइनम है, गेंदा है, कॉस्मस है। अच्छा, अगर गुलाब की बात करें तो गुलाब की प्रजातियां जो देख रहे हैं कि एक से एक बढ़कर है, पीला, सफ़ेद, लाल और गुलाब पीला भी है, सफ़ेद भी है, पिंक भी है, मैरून भी है और राखी कलर का भी है। आपने कितनी फूल देखे यहाँ पर? यहाँ पे हम बहुत तरह तरह के फूल देखे हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ का फूल गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल तो यहाँ पे तरह तरह के और भी बहुत सारे फूल है, तो सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर यहीं राजभवन में ही देखने को मिल रहा है, बहुत तरह के फूल है, बहुत खूबसूरत फूल है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है ये सब को देख करके, जान करके। फूल हम लोग को देख के खिल खिल के हाथ से हम लोग भी देख के बहुत खुश से इसे आयुर्वेदिक दवा बनता है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं बहुत। और बसंत के मौसम में खास करके जो एक लंबा समय होता है विंटर से पहुंचने तक, बसंत तक पहुंचने तक, उस दौरान जो फूलों की खूबसूरती होती है वो लगातार यहाँ पर जो राजभवन के जो आसपास की जो सरहद है चारों तरफ, इसकी सुगंध लोगों को मजबूर कर देती है कि लोग यहाँ पर आएँ, इसके सुगंध का दीदार करें। साथ ही इस बार भी आम लोगों के लिए राजभवन का यह उद्यान खोला गया है। दिल्ली के अमृत उद्यान की तर्ज पर झारखंड का जो राजभवन है उसके खुलने का इंतजार भी लोगों को सालों भर रहता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए